वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कांस्टेबल। एक्चुअली एक स्मॉल बजट मूवी है। उसी तरह मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त सस्पेंस भी रिवील होता है। तो रिक्वेस्ट वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में ही दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो रात के समय अपने फादर के बदले ये दिव्या दूसरे गांव पर जाकर दूध डालकर वापस अपने गांव लौट रही होती है। रास्ते के दरमियान में दिव्या का फादर दिव्या को फोन करके पूछने लगता है कि बेटा तुम कहाँ पर हो। दिव्या कहने लगती है कि पापा मैं रास्ते पर हूँ, आ जाऊंगी। इस तरह से अपने बाइक के जरिए से ये वापस अपने घर पर जाती रहती है। तभी किसी जगह पर इसकी गाड़ी रुक जाती है। जब दिव्या गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है। मतलब रात का समय है, सुनसान सड़क, बहुत डरती रहती है। उसी वक्त कोई अनजान बंदा अपने चेहरे पर मंकी का मास्क पहनकर इस दिव्या के पास आकर इसके सर पे वार करके मतलब बेहोश करके दिव्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में कीर्ति नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। इस कीर्ति का फादर हमेशा दारू पीते रहता है, कुछ काम धंधा करता ही नहीं। इसकी ये हरकत देखकर कीर्ति की माँ हमेशा कीर्ति के फादर को डांटती रहती है, क्या हर रोज दारू पीते रहते हो, एक टाइम जहर पीकर मर ही जाओ तुम। इसी घर में मूवी का हीरो काशी भी रहता है जो एक कांस्टेबल होता है। एक्चुअली कीर्ति इसकी भांजी होती है। काशी के माँ बाप कब का इस दुनिया से जा चुके होते हैं, जिसकी वजह से काशी अपने बहन के ही घर में रहता है। हर रोज काशी ही कीर्ति को उसके कॉलेज के पास ड्रॉप करते रहता है। जब भी काशी अपने घर से बाहर निकलने वाला होता है तो कीर्ति का फादर काशी के पास आकर दारू के लिए पैसे मांगते रहता है। दूसरी तरफ कॉलेज में अभी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपने कॉलेज की क्लासरूम में एक लड़के के साथ रोमांस करते रहता है और उसी तरह उस लड़की को धमकाने भी लगता है, अगर तुम ये बात किसी को बताओगी तो जानती हो ना मैं किसका बेटा हूँ। एक्चुअली ये कॉलेज इसके फादर की ही होती है और इसका फादर इस गाँव का एमएलसी होता है। कॉलेज में ये अभी बहुत गुंडागर्दी करते रहता है। फिलहाल भी कोई लड़का प्रिंसिपल के पास जाकर इस अभी के खिलाफ कंप्लेंट दिया था। ये जानने के बाद अभी इस बंदे के पास आकर बहुत मारने पीटने लगता है। इसी कॉलेज में कीर्ति पढ़ती रहती है। सारे कॉलेज में कीर्ति की एक ही बेस्ट फ्रेंड होती है। अभी हमेशा कीर्ति की फ्रेंड गीता से यही कहते रहता है कि प्लीज यार तुम्हें किसी भी तरह से कीर्ति को मनवा लो, मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ। गीता कहने लगती है देखो अभी इस कीर्ति को प्यार व्यार में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस अपनी फैमिली और अपनी पढ़ाई से प्यार करती है, तुम जितना भी ट्राई कर लो वेस्ट है। इस तरफ काशी वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आता है। इस पुलिस स्टेशन पर एक सीनियर कांस्टेबल होता है। काशी और ये बंदा बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जब ये दोनों होटल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं उसी वक्त एक औरत जोर जोर से रोने लगती है। जब ये दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वो औरत रोते हुए कहने लगती है कि मैं स्नान करने के लिए बाथरूम में गई थी, वापस आकर देखा तो मेरी सोने की चेन मिसिंग है। सो काशी वहाँ के सारे लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करके फाइनली चोर का पता लगा ही लेता है। मतलब काशी इस बंदे के एक्सप्रेशंस को देखकर पहचान लिया कि यही चोर हो सकता है। चेक करने पर इसके जेब में चेन होती है। अब जिस पुलिस स्टेशन में काशी काम करता है उसी पुलिस स्टेशन में महाती नाम की एक लेडी कांस्टेबल भी होती है जो काशी से बहुत प्यार करती रहती है। उस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर बहुत ही खड़ूस किस्म का बंदा होता है। ये इंस्पेक्टर खामखा महाती को अपने कैबिन में बुलाकर उसको गंदी नजरों से देखते रहता है। दूसरे सीन में उस गांव के एमएलसी को दिखाया जाता है जो गरीबों की जमीनों को हड़पते रहता है। इसी तरह से ये बंदा पॉलिटिकली भी ग्रो हुआ। वो अभी इसी मिनिस्टर का बेटा होता है और इसी तरह से इंस्पेक्टर इस मिनिस्टर के पास आकर रिश्वत लेते रहता है। मिनिस्टर इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है और मैं ग्रैंड से करना चाहता हूँ, तो इंस्पेक्टर तुम थोड़ा ख्याल रखो। बर्थडे पार्टी के दिन बड़े बड़े वीआईपीज आ रहे हैं। इस बार इलेक्शंस में मैं एमएलए बनना चाहता हूँ। इस तरह पुलिस स्टेशन में वो सीनियर कांस्टेबल काशी से कहने लगता है कि वो महाती तुमको बहुत लाइक करती है। अरे यार काशी, महाती बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम मुझसे प्यार करो, हमेशा फैमिली ड्यूटी नहीं कुछ अपने बारे में भी तो सोचो। काशी कहने लगता है कि अंकल मैं भी महाती को बहुत लाइक करता हूँ लेकिन कभी भी मैंने उसको उस नजरिए से नहीं देखा। ठीक है, अगर कभी टाइम मिला तो महाती से इसके बारे में मैं बात करूंगा। सो बाद में धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। खैर एक दिन बाप बेटी पुलिस स्टेशन पर आकर वो बाप अपनी बड़ी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। वो इंस्पेक्टर इन दोनों से मिस हुई लड़की के बारे में कुछ पूछताछ करने लगता है कि लड़की का नाम क्या है, कौन सी कॉलेज पढ़ती है, तुम्हारा गाँव कौन सा है। सो मिस हुई लड़की का नाम होता है दिव्या। 2 दिन पहले दूध डालने के लिए बगल वाले गांव पर गई थी, अभी तक वापस लौटकर नहीं आई। इंस्पेक्टर इन दोनों की मदद करने के बजाय उस मिस हुई लड़की के बारे में अनाप शनाप बकने लगता है कि तुम्हारी लड़की तो जवान है, इसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ होगा, उसके साथ गई होगी, आ जाएगी 2 दिन के बाद। दिव्या की छोटी बहन कहने लगती है कि सर
मेरी बहन ऐसी नहीं है, उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सारे लोग ऐसा ही कहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पता चलता है। इंस्पेक्टर की बातें सुनने के बाद ये बाप बेटी बहुत दुखी होने लगते हैं। क्या हमने सोचा था कि अगर हम यहाँ पर आएंगे तो कुछ मदद मिलेगी, लेकिन पुलिस वाले खुद मेरी बेटी के बारे में ऐसे अनाप शनाप बक रहे हैं, हमें तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए। इस तरह से बहुत दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरे दिन काशी अपनी भांजी कीर्ति को नई गाड़ी गिफ्ट पर देने लगता है। गाड़ी को देखकर बहुत खुश होने लगती है। काशी यही कहने लगता है कि अब तुम खुद ही इस गाड़ी पर अपने कॉलेज जाओ। उसके बाद काशी और कीर्ति कुछ तरकारी लेने के लिए बस ऐसे ही बाजार जाते हैं। उसी बाजार में काशी को इसका इंस्पेक्टर नजर आता है। कीर्ति को देखकर पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है। इस तरह से कीर्ति पर भी अपनी गंदी नजर डालने लगता है। दूसरी तरफ वो मिनिस्टर अपने बेटे अभी को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत ही ग्रैंड से करने वाला हूँ और तुम्हारे बर्थडे पार्टी के दिन बड़े बड़े वीआईपीस आने वाले हैं। सो अभी यही से तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करो। अभी अपने कॉलेज पर आकर अपने सारे फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाने लगता है। अभी गीता से कहने लगता है कि प्लीज यार गीता, पार्टी पर कीर्ति को भी बुलाओ ना। गीता कहने लगती है अभी कीर्ति को पार्टी वार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक बार ट्राई करूंगी। खैर उसी रात अभी की बर्थडे पार्टी पर एक काशी भी वहाँ पर होता है, मतलब वीआईपीस आने वाले हैं सिक्योरिटी के लिए। तभी इस पार्टी पर कीर्ति और उसकी फ्रेंड गीता आती है। काशी पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कीर्ति यही कहने लगती है कि अभी मेरा क्लासमेट है। काशी कहने लगता है ठीक है, पार्टी खत्म होने के बाद तुम फटाफट से घर वापस चली जाओ। थोड़ी देर के बाद इस पार्टी पर एक बड़ा वाला मिनिस्टर आता है। सो यहाँ पर धूमधाम से पार्टी शार्टी चलने लगती है। इसी दरमियान में जब कीर्ति वॉशरूम पर जाती है तो अभी कीर्ति को अपने पास खींचकर किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कीर्ति अभी को एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। अभी की ये जलील हरकतें इसके फ्रेंड्स भी देखते हैं कि कीर्ति ने अभी को एक थप्पड़ मारा। सो पार्टी खत्म होने के बाद अभी अपने फ्रेंड से यही कहने लगता है कि उस कीर्ति ने मुझे थप्पड़ मारा, उस कीर्ति को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरफ कीर्ति और गीता अपनी बाइक में वापस अपने घर पर जाने लगते हैं। कीर्ति कहने लगती है कि तुम मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, मेरा घर पास ही है ना, तुम गाड़ी लेकर जाओ, मैं चली जाऊंगी। इस तरह से जब कीर्ति अकेले जा रही होती है तो इसको ऐसा लगता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन पीछे पलटकर देखने पर कोई भी नहीं होता, सुनसान रास्ता होता है। उसी वक्त एक अनजान बंदा अपने चेहरे पर मंकी मास्क पहनकर कीर्ति के सर पे वार करके बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। सुबह होने के बाद गांव की किसी बंदे को किसी जगह पर लड़की की लाश नजर आने पर वो फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने लगता है। दूसरी तरफ जब काशी वापस अपने घर पर आता है तो उसकी बहन काशी से कहने लगती है कि कल रात कीर्ति पार्टी पर गई थी, अभी तक नहीं लौटी और उसी तरह से उसका फोन भी नहीं कट हो रहा। काशी कहने लगता है अरे दीदी, कीर्ति तो कल रात ही मुझसे पहले चली गई थी, रुको मैं उसके फ्रेंड्स को कॉल करके पूछता हूँ। इस तरह से गीता को फोन करने पर गीता यही बात कहने लगती है कि मैंने कल रात कीर्ति को घर के पास ही ड्रॉप करके चली गई। उसके बाद एक कांस्टेबल काशी को फोन करके किसी जगह पर बुलाता है। जब काशी वहाँ पर जाता है तो शॉकिंगली वो लाश कीर्ति की ही होती है। उसके चेहरे पर मंकी मास्क होता है। काशी तो कीर्ति की लाश को देखकर शॉक में रह जाता है। उसी वक्त कीर्ति की माँ भी यहाँ पर आकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है। अब मर्डर का केस है, इसलिए पुलिस वाले कीर्ति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। खैर 2 दिनों के बाद काशी, महती और एक और कांस्टेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए हॉस्पिटल पर जाते हैं। वो डॉक्टर कहने लगता है कि कीर्ति को बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया। पहले उसके सर पर जबरदस्त तरीके से वार किया, उसके बाद काफी देर तक उसे टॉर्चर करके मारा, मतलब उसके चेहरे को जलते हुए रॉड से जलाया, उसके बाद उसका गला काटकर मार दिया गया। इस तरह से हत्या करने वाला जरूर कोई साइकोपैथी हो सकता है। यह सुनने के बाद काशी को बहुत गुस्सा आने लगता है। महती से कहने लगता है कि अगर वो दरिंदा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके बाद काशी और दूसरा कांस्टेबल गीता से मिलने के लिए उसके कॉलेज पर जाकर कीर्ति के बारे में पूछने लगते हैं। क्या कॉलेज में कीर्ति का कोई दुश्मन है या तो फिर उसका कोई बीएफ। गीता यही कहने लगती है नहीं भैया, गीता का कोई बीएफ वगैरह नहीं था, लेकिन कल रात पार्टी में एक छोटा सा हादसा पेश आया। मतलब वो अभी कीर्ति से प्यार कर रहा था। कल रात उसके साथ मिसबिहेव करने की वजह से कीर्ति उसको एक थप्पड़ मारा। काशी उस अभी का नंबर हासिल करके फटाफट से उसी वक्त उसको फोन करने लगता है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ में होता है। काशी उस मिनिस्टर से ही पूछने के लिए वहाँ पर जाने लगता है और दूसरा कांस्टेबल कहने लगता है क्या काशी, वो मिनिस्टर बहुत बड़ा आदमी है, थोड़ा संभल कर बात करना उससे। उस तरह से काशी उस मिनिस्टर के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मेरी भतीजी कीर्ति मर गई और इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है आपका बेटा अभी, वो कहाँ पर है बुलाइए। यह सुनने के बाद वो मिनिस्टर काशी पर थोड़ा गुस्सा करने लगता है कि तुम जानते हो ना किससे बात कर रहे हो, वो अभी मेरा बेटा है मेरा। तुम्हारा इंस्पेक्टर खुद मेरे पास आकर सर झुकाता है
और तुम तो एक कांस्टेबल हो। दूसरा कांस्टेबल फटाफट से काशी को समझाते हुए उसको बाहर लाता है। कहने लगता है कि अरे काशी, बिना एविडेंस के हम ऐसे नहीं कर सकते, वो एक एमएलसी है। काशी कहने लगता है कि मुझे पूरा शक है कि उस अभी नहीं कीर्ति को कुछ किया होगा, इसलिए वो किसी जगह पर छुपा बैठा है, उसे किसी भी तरह से बाहर निकालना होगा। उसी रात उस गांव के डंपिंग यार्ड में एक बंदा जेसीबी की मदद से कुछ काम करते रहता है। तो शॉकिंगली उस बंदे को उसी डंपिंग यार्ड में किसी की लाश नजर आती है। उसके चेहरे पर भी मंकी मास्क लगा होता है। उसके बाद वो बंदा फटाफट से पुलिस वालों को फोन करके यहाँ पर बुलाता है। शॉकिंगली वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, अभी की होती है। वो सीनियर कांस्टेबल काशी को फोन करके यही बात कहने लगता है कि डंपिंग यार्ड में अभी की लाश मिली। जब ये बात उस मिनिस्टर को पता चलती है तो वो मिनिस्टर भी फटाफट से वहाँ पर आकर अपने बेटे की लाश को देखकर बहुत फुट फुट के रोने लगता है। अब ऑफ कोर्स वहीं पर काशी भी होता है, तो वो मिनिस्टर काशी पर शक करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें नहीं मेरे बेटे को मारा होगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तभी इंस्पेक्टर यहाँ पर आकर उस मिनिस्टर को संभालने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो इंस्पेक्टर वापस पुलिस स्टेशन पर आकर इस काशी को बहुत डांटने लगता है कि क्यों तुम उस एमएलसी के घर पर गए थे बिना मुझे पूछे, और तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो अभी सस्पेक्ट है। अब वो एमएलसी तुम पर शक कर रहा है, थोड़ा बच के रहना तुम, वरना वो तुम्हें मार देगा। काशी, तुम इस केस में इन्वॉल्व मत हो, दूर ही रहो। थोड़ी देर के बाद वो सीनियर कांस्टेबल काशी को साइड में बुलाकर पूछने लगता है कि काशी, क्या तुमने उस अभी को मारा? काशी कहने लगता है, मैं क्यों मारूंगा अंकल, अगर वो मेरे हाथ लगा होता तो मैं उसके साथ इंट्रोगेशन करता, और जिस तरह से कीर्ति को मारा गया उसी तरह से इस अभी को भी मारा गया। क्या दोनों का हथियारा एक ही है? दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर अभी के एक बेस्ट फ्रेंड इब्राहिम के घर पर जाकर उस इब्राहिम के बारे में पूछने लगता है। इब्राहिम के पेरेंट्स कहने लगते हैं कि सर, हमारा बेटा कहाँ पर है पता नहीं, 2 दिन से घर वापस ही नहीं आया। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि अगर तुम्हारे बेटे ने तुमको फोन किया तो पुलिस स्टेशन पर आने के लिए कहो। उसी वक्त डीसीपी उस इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाकर उन हत्याओं के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारे मंडल में 2 हत्याएं हुई। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सर, मैं उसी केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। डीसीपी कहने लगता है कि मीडिया वालों की नजर उन केस पर है, फटाफट से उसको सॉल्व करो। दूसरी तरफ काशी, महिता और वो सीनियर कांस्टेबल अभी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के लिए हॉस्पिटल पर जाते हैं। पता चलता है कि जिस तरह से कीर्ति को मारा गया उसी तरह से अभी को भी मारा गया, टॉर्चर करके, गला काट कर। तभी दूसरा कांस्टेबल काशी से कहने लगता है कि काशी, इस अभी का इब्राहिम नाम का एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी 2 दिन से मिसिंग है, शायद वो अभी के बारे में कुछ जानता हो, और उसी तरह उस इब्राहिम को कुछ ड्रग्स की गैंग के साथ संबंध है। सो इस तरह से काशी और वो सीनियर कांस्टेबल एक पुराने बंगलों के पास जाते हैं। तो सच में वहाँ पर वो इब्राहिम होता है, कुछ लोगों के साथ ड्रग्स लेते रहता है। पुलिस वालों को देखकर वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। फाइनली वो सारे लड़के एक साथ होकर उस काशी पर पत्थर फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं। सीनियर कांस्टेबल और महिता बहुत ही मुश्किल से काशी को बचाते हुए वापस उसके घर पर लाते हैं। काशी की ये हालत देखकर इसकी बहन बहुत दुखी होने लगती है। अगर तुम भी हमसे दूर हो जाओगे तो हम किसके लिए जिएंगे? काशी कहने लगता है कि कैसे चुप रहूं दीदी, मैं कीर्ति के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन शॉकिंगली पुलिस वालों को किसी जगह पर एक और डेड बॉडी मिलती है। मरा हुआ बंदा वही इब्राहिम होता है, अभी का बेस्ट फ्रेंड। इसको भी सेम उसी तरह से मारा गया जिस तरह से कीर्ति और अभी को मारा था। थोड़ी देर के बाद काशी, महिता और वो सीनियर कांस्टेबल होटल में बैठकर इन्हीं केसेस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। काशी कहने लगता है कि हमने जिस किसी पर भी शक किया वो लोग मरते चले गए। मतलब मैंने पहले सोचा था कि कीर्ति को मारने वाला अभी था, लेकिन बाद में अभी की डेड बॉडी मिली। बाद में हमने ये सोचा कि इब्राहिम को अभी के बारे में कुछ पता होगा, लेकिन दूसरे दिन इब्राहिम की लाश मिली, जिसका मतलब इन तीनों को एक ही बंदे ने मारा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट टारगेट होगा गीता, क्योंकि अब तक जो लोग मरे एक ही कॉलेज के थे। काशी महिता से कहने लगता है कि महिता, तुम गीता पर थोड़ा नजर रखो, वो तुम्हारे घर के पास ही रहती है ना, लगता है हमारे गांव में कोई सीरियल किलर है, केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से डील करना होगा। उसी रात महती काशी को फोन करके कहने लगती है कि काशी, अभी अभी एक बंदा मंकी मास्क पहनकर गीता के घर से गुजरा। काशी कहने लगता है कि महिता, तुम उसे फॉलो करती रहो, मैं भी थोड़ी देर में वहाँ पर आया। सो महती चुप चुप के उस बंदे को फॉलो करती रहती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर काशी आता है। उस मास्क वाले बंदे से पूछने लगता है कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बंदा इन दोनों से बचकर भागने लगता है। बहुत देर चेजिंग करने के बावजूद भी वो बंदा इन दोनों से बच ही जाता है। उसी वक्त किसी खेत के पास काफी सारे मास्क वाले बंदे काशी को घेरने लगते हैं। वो सारे लोग काशी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल से काशी इन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करते रहता है। फाइनली जब काशी एक बंदे का मास्क हटाकर देखने पर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो लोग और कोई नहीं, उस मिनिस्टर के आदमी होते हैं। मतलब उस मिनिस्टर को यही शक होता है ना कि काशी ने इसके बेटे को मारा, इसलिए अपने आदमियों को काशी के पास भेजा मारने के लिए। अब काशी उन लोगों को बहुत मार पीटने की वजह से वो सारे लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। उसी वक्त असली मास्क वाला बंदा भागते भागते यहाँ पर आता है। सो काशी उस बंदे को पकड़कर पुलिस स्टेशन पर ले जाकर बहुत मारने पीटने लगता है कि बताओ
तुमने कीर्ति को क्यों मारा, अभी को क्यों मारा। तभी वहाँ का राइटर आकर काशी से कहने लगता है, अरे काशी, इसे क्यों मार रहे हो, ये तो एक पागल बंदा है और उसी तरह से गूंगा भी। किसी ने इसको ये मास्क दिया होगा, इसीलिए ये मास्क पहनकर गांव में घूम रहा है। इस तरह से राइटर उस पागल बंदे को पुलिस स्टेशन से भेज देता है। ये जानने के बाद काशी बहुत अपसेट होने लगता है। हर सुबह होने के बाद पुलिस वालों को किसी तालाब में एक लड़की की लाश मिलती है। शॉकिंगली ये लाश और किसी की नहीं, दिव्या की होती है, जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर काशी से कहने लगता है कि दिव्या को सेम उसी तरह से मारा गया जिस तरह से कीर्ति को। शॉकिंग बात यह है कि दिव्या का पहला मर्डर था, मतलब दिव्या की हत्या 15 दिन पहले ही हो गई थी। यह सुनते ही काशी शॉक में रह जाता है कि आखिरकार हमारे गांव में चल क्या रहा है। काशी दिव्या के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए उसके घर पर जाता है। दिव्या के माँ बाप काशी को देखकर बहुत डांटने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारे पुलिस स्टेशन पर आए थे मदद मांगने के लिए, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ही आज हमारी दिव्या की ये हालत हुई। काशी समझाने लगता है कि सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भांजी, उस एमएलसी का बेटा, सारे लोग ऐसे ही मारे गए। प्लीज अगर आप हमारी मदद कर दें तो कोई ना कोई लीड मिल सकती है। काशी को ये बात पता चलती है कि ये दिव्या ना कीर्ति को जानती थी ना ही अभी को, मतलब इसकी कॉलेज ही डिफरेंट थी। और उसी तरह इस दिव्या को डांस का बहुत शौक था, डांस क्लासेस को भी जाया करती थी। उसके बाद काशी दिव्या के उस डांस क्लास पर जाकर वहाँ की मैडम से दिव्या के बारे में पूछने लगता है, मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड या तो फिर बेस्ट फ्रेंड। वो टीचर कहने लगती है कि यहाँ पर स्वप्ना नाम की एक लड़की भी आया करती थी। स्वप्ना और दिव्या दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। कुछ महीनों से वो स्वप्ना भी डांस क्लासेस को नहीं आ रही। उसी वक्त महिता काशी को फोन करके कहने लगती है कि काशी, गीता नजर नहीं आ रही और ना ही उसका फोन कनेक्ट हो रहा। काशी एक साइबर क्राइम वाले को फोन करके उस गीता का फोन नंबर देकर ट्रैक करने के लिए कहता है। सो वो बंदा गीता का फोन नंबर ट्रैक करके काशी को बताने लगता है। जब काशी उस लोकेशन पर जाता है तो वो साइबर क्राइम वाला काशी को फोन करके ये कहने लगता है कि काशी, गीता का फोन स्विच ऑफ हो चुका है, मतलब नो सिग्नल। थोड़ी देर पहले उसका फोन एक्टिव में था। काशी दोबारा बहुत डिसअपॉइंट होकर एक होटल के पास जाता है। तभी काशी की नजर एक बंदे के गले की चेन पर पड़ती है। इसे देखकर काशी को ये बात याद आती है कि जब दिव्या की लाश को पानी से निकाला जा रहा था उस वक्त एक चेन उसी पानी में गिर गई थी। उसी वक्त काशी उस तालाब के पास जाकर पानी में जंप लगाकर उस चेन को फाइंड आउट कर लेता है। शॉकिंगली दूसरी तरफ हम उस गीता को देखते हैं जो उस मास्क वाले बंदे के कब्जे में होती है। इस तरफ काशी के हाथ में एक लॉकेट होती है ना, जब उस लॉकेट को ओपन करता है इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मास्क वाला बंदा और कोई नहीं, वो सीनियर कांस्टेबल होता है जो हमेशा काशी के साथ रहता है। काशी फटाफट से उस कांस्टेबल के घर पर जाता है, लेकिन वो बंदा अपने घर में मौजूद नहीं होता। उसी वक्त काशी ये देखता है कि वो कांस्टेबल चोरी चुपके कहीं पर जा रहा है। काशी उस कांस्टेबल को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी एक कांस्टेबल इस चीज को ऑब्जर्व करके उसको बहुत मारने पीटने लगता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। कांस्टेबल काशी से कहते रहता है कि काशी, मुझे इसको मारने दो, मुझे छोड़ दो, इस लड़की को मरना होगा। तभी पीछे से एक लड़की आकर काशी को स्टैप करने लगती है। काशी बहुत ही मुश्किल से उस लड़की को कंट्रोल करने लगता है। वो लड़की गीता को मारने की कोशिश में लगी रहती है। काशी उस लड़की को एक थप्पड़ मारने की वजह से वो लड़की बेहोश गिर जाती है। कांस्टेबल कहने लगता है कि काशी, अगर मैंने गीता को नहीं मारा तो ये लड़की मर जाएगी, वो मेरी बेटी है। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। इस कांस्टेबल की बेटी का नाम होता है स्वप्ना। स्वप्ना की माँ नहीं होती, जिसकी वजह से स्वप्ना का फादर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते रहता है और इसी तरह से स्वप्ना भी। यह स्वप्ना अपनी ब्यूटी की बहुत केयरिंग करती रहती है और इसी तरह से स्वप्ना और अभी एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते रहते हैं। इसी दरमियान में एक दिन स्वप्ना अपने फादर को वो चेन गिफ्ट देने लगती है जिसमें स्वप्ना और उसके फादर की फोटो होती है। ये स्वप्ना डांस क्लासेस को भी जाती रहती है। उसी डांस क्लास में इसकी मुलाकात दिव्या से हुई। दिव्या के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे तो यही स्वप्ना दिव्या को कुछ पैसे भी दिया। एक दिन जब स्वप्ना अपनी नींद से जागती है तो उसके गाल पर एक छोटा सा तिल होता है। ये देखकर स्वप्ना फटाफट से अपने फादर को बुलाकर इस तिल को दिखाने लगती है। इसका फादर कहने लगता है, अरे कुछ नहीं बेटा, एक छोटा सा पिंपल हुआ होगा, डॉक्टर के पास चलेंगे हम, तुम फिक्र मत करो, इतना टेंशन क्यों लेती हो। दूसरे दिन स्वप्ना का फादर स्वप्ना को लेकर स्किन डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर इस तिल को चेक करके कहने लगती है कि स्वप्ना के चेहरे पर एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी आई है, मतलब सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। दवाइयों की मदद से हम इस जख्म को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से स्वप्ना का ट्रीटमेंट चलते रहता है। दूसरे दिन स्वप्ना अपने चेहरे पर मास्क पहनकर कॉलेज पर आती है। स्वप्ना के वो 4 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, कीर्ति, गीता, अभी और वो इब्राहिम।
स्वप्ना के चेहरे पर वो जख्म को देखकर इन चारों को थोड़ा घिन आने लगती है। स्वप्ना कहने लगती है कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी कम हो जाएगा। धीरे धीरे वो जख्म और फैलने लगता है, मतलब सारे चेहरे पर फैलने लगता है। अब बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन ना हो, स्वप्ना के फ्रेंड्स धीरे धीरे इससे दूर होने लगते हैं। कीर्ति, गीता, डांस क्लास में वो दिव्या सेम वही बात कहने लगती है। अभी तो स्वप्ना को टोटली इग्नोर करने लगता है, कीर्ति पर फोकस करने लगता है। स्वप्ना से कहने लगता है कि जब मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे तो घिन आने लगती है, प्लीज यार तुम मुझसे दूर ही रहा करो। जब ये सारे लोग स्वप्ना को इग्नोर करने लगते हैं तो स्वप्ना डिप्रेशन में चली जाती है। काफी दिनों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती, ना खाना खाती ना पानी पीती। आत्महत्या भी करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसका फादर इसको बचा लेता है। स्वप्ना का फादर स्वप्ना से कहने लगता है कि बेटा डॉक्टर ने कहा अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मर जाओगी, तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा बेटा। स्वप्ना कहने लगती है अरे पापा हम दोनों ने क्या किया जो हम मर जाएंगे, जिन लोगों ने मेरा ये हाल किया हम दोनों उन लोगों को मार देंगे। स्वप्ना का फादर कहने लगता है मार देंगे? नहीं नहीं बेटा, उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी। यह सुनने के बाद स्वप्ना बहुत ही वायलेंट होने लगती है। हाँ पापा तुमने सही कहा, उन्होंने कुछ भी गलती नहीं की, सारी गलती मेरी है, इसलिए मैं ही मर जाती हूँ। सो अपनी बेटी को संभालने के लिए स्वप्ना का फादर कहने लगता है ठीक है बेटा हम दोनों उनको मार देंगे। इस तरह से पहले स्वप्ना का फादर दिव्या को किडनैप करके किसी जगह पर लाता है। स्वप्ना तो बहुत खुश होने लगती है, दिव्या से कहने लगती है कि दिव्या फ्रेंड्स का मतलब है सुख दुख पर साथ रहना, लेकिन तुम तो मेरे हाल को देखकर मेरे पास भी नहीं आई। इस तरह से इसका चेहरा भी जलाकर गला काट के मार देती है। दिव्या को मारने के बाद तब जाके स्वप्ना खाना खाती है। स्वप्ना को ऐसा देखकर इसका फादर बहुत खुश होने लगता है। इस तरह से स्वप्ना देखते ही देखते इतने सारे लोगों को मारती चली गई। खैर प्रेजेंट डे पर स्वप्ना होश में आकर जब काशी को स्टैप करने ही वाली होती है तो गलती से इसका फादर के पेट में स्टैप हो जाता है। उसी वक्त स्वप्ना का फादर मर जाता है। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है। स्वप्ना को एक पागल खाने में एडमिट किया जाता है। यहाँ आने के बाद स्वप्ना खाना ही नहीं खा रही होती। वहाँ की वार्डन काशी को फोन करके यही बात बताने लगती है। जब काशी इस हॉस्पिटल पर आता है, जिस बंदी ने काशी को फोन किया वो बंदी मर चुकी होती है। जब काशी स्वप्ना को देखने के लिए जाता है उस वक्त स्वप्ना सुकून के साथ खाना खा रही होती है। काशी समझ जाता है कि ये कांड स्वप्ना का ही हो सकता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।